दोस्तों दुनिया में आपने बहुत सारी कंट्रीज के बीच में दुश्मनी के बारे में सुना तो होगा, फिर चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया या इजराइल और फलस्तीन और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं और इनके साथ आपने इनकी वॉर की न्यूज कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी जरूर होगी। ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया में होने वाली आधी से ज्यादा जो वॉर है कंट्रीज के बीच में, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है वो रशिया और यूएसए की कोल्ड वॉर है। अगर मैं ये आपसे कहूंगा तो क्या आप मानोगे? तो मुझे लगता है शायद नहीं। काफी टाइम से चल रही यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली रशिया और यूएसए की कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इस कोल्ड वॉर के चलते यूएसए और रशिया ने आपस में एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं की, लेकिन बाकी कंट्रीज की करवाने में पूरी जिम्मेदारी निभाई है। पर यार ये कोल्ड वॉर होती क्या है और ये स्टार्ट कैसे हुई रशिया और यूएसए के बीच? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रशिया और यूएसए के बीच सालों से चली आ रही कोल्ड वॉर के बारे में। Are we heading for Cold War 2.0? I ask this because the build-up is evident. The United States of America and Russia have been at each other's throats. NATO के फाइटर जेट्स पूरी तरह तैयार हैं। जल, थल और वायुसेना से लेकर स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के 40,000 जवान NATO की तरफ से तैयार हैं। डेनमार्क से निकला पीटर विलेमोज नाम का ये युद्धपोत समंदर में NATO सेना की ताकत बढ़ा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कोल्ड वॉर क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाते हैं, मान लिया, अबे ये मानता रहता हूं मैं, घूमने के लिए। वहां पे यार अचानक से होता क्या है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी बात को लेके नाराज हो जाती, बट आपको वो बताती नहीं है कि मैं इस बात को लेके आपसे नाराज हूं। सह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसका जो बिहेवियर है ना उससे आपको पता लग जाता है और आप भी उसके बिहेवियर की वजह से नाराज हो जाते हैं उससे, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड से, कि भैया ये मेरे से नाराज है बट ये रीजन नहीं बता रही है कि क्यों नाराज है। अब भैया यहाँ पे वो लोग बुरा ना माने जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके काम को बिगाड़ना चाहेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आप उसके काम को बिगाड़ना चाहेंगे बिकॉज आपके और उसके बीच में वॉर चल रही है एक तरीके से। बट ये एक्चुअल वॉर नहीं है क्योंकि जो मुद्दा है वॉर का वो सामने नहीं आया है कि क्या पॉइंट है, किस बात पे लड़ाई हो रही है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। और इसी को यानी कि ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच की तकरार है, इसी को कोल्ड वॉर कहा जा सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इसे बड़े लेवल पे अगर देखें तो यूएसए और रशिया पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, फिर किसी बात को लेके इनमें कोल्ड वॉर शुरू होती है। पर वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर शुरू होती है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। साल 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। उस समय रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो कि एक्चुअली 15 देशों का एक ग्रुप था। अब ये सारे देश कैसे अलग हुए और रशिया एक अलग कंट्री कैसे बना, इसकी भी अपनी एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। पर अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इसका रीजन भी कोल्ड वॉर था। दोस्तों वर्ल्ड वॉर के समय ना यूएसए और सोवियत यूनियन एक टीम की तरह लड़े थे और उस टाइम पर ना इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, एकदम करण अर्जुन की तरह। लेकिन यार इस दोस्ती को नजर लग जाती है वॉर खत्म होते ही, और ये जो दोस्ती है ना ये कट्टर दुश्मनी में बदल जाती है। वॉर खत्म हो चुकी थी, जर्मनी और जापान जो उस समय पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी वो वॉर हार चुकी थी और इन्हें हराने में दो देशों का सबसे ज्यादा योगदान रहा, यूएसए, सोवियत यूनियन। यानी कि वर्ल्ड पावर में अब सिर्फ 2 कंट्रीज बची। लड़ाई अगर जमीन की हो, बिजनेस की हो, रिलीजन की हो तो फिर भी एक बार को काम चल जाएगा, लेकिन सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच की लड़ाई आइडियोलॉजी की थी। पर यार आइडियोलॉजी थी क्या है एक्चुअली? यूएसए में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट थी, यानी कि यार ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो कंपनीज हैं वो प्राइवेटली ओन हुआ करती थी, मतलब लोग जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते थे। बट सोवियत यूनियन में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली सरकार थी जिसमें मोस्टली बिजनेसेस गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते थे। कोई भी एक व्यक्ति विशेष या प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना सकती थी, अगर बना भी लेती थी तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा के उससे पैसे वापस ले लिया करती थी। जहां पे यूएसए कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, वहीं पे उसी समय यूएसएसआर कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट हुआ करता था। अब यार ऐसे में इनकी दोस्ती आगे कैसे बढ़ सकती है? 2 बड़ी कंट्रीज, ठीक है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है,
ठीक है, ऐसे में अगर ये दो कंट्रीज आपस में भिड़ेंगी यानी वॉर होगी, जो वॉर अभी की पावरफुल कंट्रीज हैं, अभी सबसे पावरफुल कंट्रीज हुई हैं, अभी का मतलब उस समय जब उन्होंने जापान को हरा दिया था, तो दोनों के बीच में वॉर होना तो संभव नहीं था, इसलिए उनके बीच में कोल्ड वॉर चली आ रही है तब से लेके आज तक। पर आइडियोलॉजी वाले जो डिफरेंसेस हैं ये भी एक साथ सामने नहीं आए। वॉर से पहले ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे की दोस्त हुआ करती थी, और ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी भाई दोनों के बीच में, एकदम भाइयों वाली दोस्ती थी। मतलब अगर कोई एक कंट्री पे अटैक करेगा तो दूसरा आ जाएगा उसको बचाने के लिए। टच किया उसको। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, मतलब जर्मनी सोवियत यूनियन पे अटैक करता है, तो यूएसए सोवियत यूनियन की मदद करने के लिए आता है, और ऐसे में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। और इस वॉर में सोवियत यूनियन का नुकसान जो है वो यूएसए और यूके से बहुत ज्यादा हुआ। लाखों सोल्जर्स, सिविलियंस मारे गए, लेकिन लास्ट में वॉर विनिंग का जो क्रेडिट है वो यूएसए और यूके लेके चले, जो कि शायद सोवियत यूनियन को कहीं ना कहीं सही नहीं लगा। लेकिन यार ये कहानी जितनी सिंपल लग रही है ना आपको, उतनी सिंपल है नहीं। यहाँ पे ना कहानी सिर्फ विनिंग क्रेडिट तक नहीं रुकी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि दो पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी, जर्मनी एंड जापान। तो अगर इनको कोई हरा देता है तो अगली पावरफुल कंट्री पूरी दुनिया में कौन सी होगी। ऐसे में होने क्या लग गया, अलग अलग ग्रुप्स बनने लग गए। जैसे कि सोवियत यूनियन ने 15 और कंट्रीज के साथ हाथ मिलाया और एक ग्रुप बनाया। दूसरी तरफ यूएसए ने नाटो बना लिया, जिसमें यूरोप और कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज शामिल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इंडिया किसकी साइड था, तो यार इन दोनों के अलावा एक और ग्रुप था जिसका नाम था थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सीधी सीधी बात करें तो इस ग्रुप में वो कंट्रीज थी जो नाटो में शामिल नहीं थी। नाटो और वॉरसो जो है उनकी आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग हुआ करती थी। जहां जो नाटो है वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था और जो वॉरसो है वो नाटो के अगेंस्ट। और यहां पर एक अग्रीमेंट साइन होता है कि अगर नाटो में शामिल हुई किसी भी कंट्री पे कोई भी अटैक करता है तो नाटो में जो भी कंट्री शामिल है वो सारे उसकी मदद करेंगे। और ये जो सेम चीज है ये वॉरसो पैक्ट में भी थी। दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं वो अपने मिलिट्री पावर्स को बढ़ाने में फोकस थे। ग्रुप्स बन चुके थे और ये डर सबको सता रहा था कि इतने सारे देश जब आपस में लड़ेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 से भी भयंकर सिचुएशन देखने को मिलेगी, इकोनॉमिकली भी। ऐसे में जब भी छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, सोवियत अफगान वॉर, वियतनाम वॉर, इनमें रशिया और यूएसए अपने अपने कंट्री चुन लेते थे। जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया के केस में रशिया ने नॉर्थ को सपोर्ट किया, वहीं यूएसए ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया। अब तक कोल्ड वॉर में कौन जीत रहा था कौन हार रहा था कुछ भी सामने नहीं था। साल 1989 में वॉरसो पैक्ट में आए कंट्री जो कम्युनिज्म के नाम पर साथ आए थे, अब इस समय तक उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बदलने लग गई थी। 1991 में ये सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं रहे, उनसे अलग हो गए। सबको ये लगने लग गया था कि रशिया वीक पड़ने लग गया। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे ही सोवियत यूनियन से कंट्रीज अलग हुई वहीं पे कोल्ड वॉर की समाप्ति हो गई है, खत्म हो गया। दोस्तों आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।